Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all on my YouTube channel Pharma Learning. So dear friends, today we are going to discuss about an important topic which is the requirement of all the research students. Either you are doing BSc, either you are doing B Pharm, either you are doing M Pharm, MSc, or you are doing PhD. So that means I will discuss with you that how to write thesis. आप thesis कैसे लिखते हैं, चाहे आप M Pharm, MSc कर रहे हैं और you are doing the PhD. तो dear friends, I will discuss you that thesis. पहली बात तो ये कि thesis क्या होता है. And there is another word that is dissertation. So dissertation, what it mean? So suppose some of the, you can say, body says that thesis is a dissertation. Yes, both the things are same, but there is a little bit difference. Thesis can be a short. A thesis जो है वो short हो सकता है और it can be a large part. So it mean it can be a part for BSc or MSc or M Pharm or B Pharm students. So it can be a part for PhD students. So that means the things almost are same, but there is a difference of the टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क. तो उसमें थोड़ा सा साइज का डिफरेंस रहता है. तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ डियर फ्रेंड्स, थीसिस क्या होता है. इट इज़ ए रिटन क्लेम. इसका मतलब कि जब भी आप कोई पार्ट को लिखते हैं उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं और आर्गूमेंट्स डिफेंडेड थ्रू रिसर्च. वो पार्ट, वो रिटन पार्ट जो आपने किससे लिखा है, जिसको आपने डिफेंड किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया है, या जिसको आपने डिफेंड किया है विद द रिसर्च. तो इसका मतलब कि कुछ आपने प्रैक्टिकल काम किया है जिससे कि आपने एक थ्योरेटिकल फॉर्म में जो वर्डिंग लिखा है, थीसिस लिखा है, रिटन फॉर्म में लिखा है. तो इट मीन इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च. एंड आप थीसिस क्यों करते हैं, वाई द पीपल डू थीसिस. अगर मैं आपको बोलूं कि आप थीसिस क्यों करते हैं, कैन वी डू एनी डिग्री विदाउट थीसिस, नो. तो अगर आप थीसिस नहीं करते तो जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, जो आपने रिसर्च किया है, दैट कैन नॉट बी अवेलेबल विद यू. क्यों? क्योंकि आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया और आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया. तो एक तो आपने डिग्री, तो मान लो आपने डिग्री तो कंप्लीट कर ली, बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहता है, एक तो आपने अपने वर्क को रिपोर्ट नहीं किया और दूसरा मेजर पॉइंट क्या है कि आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया. तो डियर फ्रेंड्स, जो चीज़ आप डॉक्यूमेंट नहीं करते इसका मतलब वो आपने नहीं की. सो सपोज हम तो ये लेके चलते हैं कि जो भी काम आप अपनी लाइफ में करें, अगर वो थीसिस के रिलेटेड है, अगर वो आपके रिसर्च के रिलेटेड है, तो दैट मीन इफ़ यू हैव नॉट रिपोर्टेड देन यू हैव नॉट डन. आपने उसको किया ही नहीं है. सो दैट्स वाई अगर आपने उसको रिपोर्ट किया है, आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है, दैट मीन यू हैव डिड दैट वर्क. आपने उस काम को किया हुआ है. तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, वी राइट ए थीसिस एंड देन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. एक क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए आपको और इट इज़ रिक्वायर्ड एज ए हायर डिग्री. तो जब भी दोस्तों आप अपना पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का और पीएचडी का और जहाँ आप डिग्री का इन द बीएससी और बी फॉर्म ये काम आप करते हैं, तो इसका मतलब आपने उसको डॉक्यूमेंट भी किया, आपने उसको रिपोर्ट भी किया और उसको पर्टिकुलर अपने गाइड से, जहाँ जो भी इंस्टीट्यूशनल आपके रूल हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्या किया, यू हैव प्रूफ दैट कि आपने ये काम किया है. सो दैट्स वाई यू पीपल डू द थीसिस. So what is the purpose, that how well you understand that you have learned during the research. तो इससे आपको क्या पता चलता है, suppose what is the benefit of doing thesis. आपको तो क्या बेनिफिट मिला कि आपने अपने काम को एक तो रिपोर्ट कर लिया और एक ने अपने काम को क्या किया, आपने डॉक्यूमेंट्स कर लिया, और दूसरा दिस वर्क कैन बी यूजफुल फॉर द फ्यूचर.
जो भी आपका नेक्स्ट जूनियर आ रहा है, जहाँ जो भी नेक्स्ट गैप एनालिसिस करता है, जो भी पर्सन नेक्स्ट काम करता है, उसके लिए जो आपका काम है, जो आपने पब्लिश किया है, जहाँ आपने रिपोर्ट किया है, जहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स किया है, दैट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो वो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि ही कैन सी वेरी क्लियरली कि आज से पहले किसी ने क्या किया है। सो दैट मीन अगर आपने इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया तो दैट पर्सन कैन डू सेम, वो सेम काम कर सकता है, और दैट विल बी ए टाइम कंज्यूमिंग एंड दैट विल बी ए, यू कैन से, विदाउट एनी आउटपुट, विदाउट एनी आउटकम। उसका सोसाइटी को और रिसर्च साइंटिस्ट को देर इज ए नो बेनिफिट। सो दैट्स वाई यू पीपल डू द थीसिस। सो डियर फ्रेंड्स, थीसिस वर्क इनिशिएट फ्रॉम, आप थीसिस कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अगर मान लो आपको अपना थीसिस करना है, सपोज आप किसी भी एजुकेशन में है, आइदर आप पीजी कोर्स में हैं जहाँ आप पीएचडी में हैं, तो आप थीसिस को किस पार्ट से स्टार्ट करें? तो डियर फ्रेंड्स, थीसिस आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो जस्ट यू लुक एट द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, आप इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, आप डॉक्टरेट में काम कर रहे हैं, आप फार्मास्यूटिकल साइंसेज में काम कर रहे हैं, और यू आर डूइंग एनी अदर वर्क, तो उसमें सबसे पहले जो पार्ट आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको किया जाएगा कि भाई आपने थीसिस जो किया है वो क्यों किया है? क्योंकि वाज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम था? तो आपने प्रॉब्लम था, तो देन हाउ यू फाउंड ए प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम मिला कैसे? तो इट मीन यू डिड सम वर्क, यू डिड सम लिटरेचर, आपने कोई ना कोई लिटरेचर पढ़ा, जहाँ आपने कोई ना कोई नया न्यूज़ देखा, जहाँ आपने कोई मैगज़ीन पढ़ा, जहाँ आपने कोई वेबसाइट से डाटा देखा। तो वेन एवर यू विल सी ऑल दीज थिंग्स, जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हम अगर एक मेडिसिन किसी को देते हैं जिसको हम ड्रग कहते हैं, तो ड्रग का प्रॉब्लम क्या है कि इस ड्रग का जहाँ तो बायोअवेलेबिलिटी कम है, जहाँ इसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो कम है, जहाँ इसका प्रोटीन बाइंडिंग कम है, जहाँ इसका जो एलिमिनेशन रेट कम है, जहाँ ये क्या करती है, आपके लेने के बाद आपके पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, जहाँ नोजिया करता है, जहाँ वॉमिटिंग करता है। तो एक मेडिकल स्टूडेंट जो है वो ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ड्रग के, उसको देखता है, तभी वो काम करता है कि क्या मेरे को ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव करना चाहिए, जहाँ मेरे को जीआईटी जो एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करना चाहिए, जहाँ मेरे को ड्रग का अब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए, जहाँ मेरे को ड्रग का प्रोटीन बाइंडिंग एनहांस करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, जहाँ मेरे को उसका एलिमिनेशन रेट जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये एक मेडिकल स्टूडेंट की बात है कि वो क्या करता है। अगर वो सपोज एक ड्रग को सिंथेसाइज करता है, तो देन जो उसका सिंथेसिस का एम है, जहाँ कोई भी स्टूडेंट अपना फॉर्मुलेशन बनाता है, तो फॉर्मुलेशन का जो एम है वो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपसे डिस्कस की। सो दैट, और अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा कि टाइम इज चेंज्ड, तो हमारे पास टीवी था, देन एलसीडी आ गया, देन एलईडी आ गया। ऐसे ही हमारे पास सिंपल बल्ब होते थे, देन हमारे पास क्या आ गया, अच्छी ट्यूब्स आ गई, सो एलईडी ट्यूब्स आ गई। तो उससे क्या हुआ, वही यार क्या कर रहे हैं, सेविंग आवर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करें तो प्रॉपर यू शुड डू द प्रॉब्लम एनालिसिस, यू शुड डू द गैप एनालिसिस, यू शुड डू द लुक फॉर एनी इशू। तो वहाँ पे इशू क्या है, तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस गिव ए बर्थ
टू ए न्यू सोल्यूशन। इससे आपको क्या पता चलता है कि नया सोल्यूशन मिलता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम देन हाउ यू डू द लिटरेचर सर्वे। आपको लिटरेचर सर्वे कैसे करना चाहिए? सो डियर फ्रेंड्स, सपोज दिस इज द टोटल यू कैन से यूनिवर्स। आपने प्रॉब्लम देखा कि दिस इज द प्रॉब्लम, देन यू डू लिटरेचर सर्वे विच लाइज नियर टू प्रॉब्लम। आप जब भी लिटरेचर सर्वे करें वो प्रॉब्लम के आसपास होना चाहिए, नॉट डू अवे फ्रॉम दैट, उसका कोई फ़ायदा नहीं, नो बेनिफिट ऑफ दैट। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि वेन एवर यू डू लिटरेचर सर्वे दैट शुड नॉट बी टू ओल्ड, बहुत पुराना ना हो क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेट 3 year old और 5 year old। दिस इज़ फॉर द PhD थीसिस, ये PhD थीसिस के लिए। एंड इफ़ यू आर डूइंग MSc और M.Pharm, इट कैन बी 5 year, इट कैन बी 8 year, इट कैन बी 10 year, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। क्यों? क्योंकि जब आप एक बड़ा काम करते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, PhD का थीसिस लिखते हैं, तो उसमें आपको स्पेसिफिसिटी और एरिया ओरिएंटेड आपको काम करना होगा। उससे क्या मिलता है आपको? देन योर वर्क विल बी मोर यूजफुल फॉर द साइंटिफिक सोसाइटी। तो डियर फ्रेंड, जब भी आपके पास आइडिया है, जहाँ आपके पास प्रॉब्लम है, जहाँ आपने कोई गैप एनालिसिस किया, उससे आपको क्या मिला? यू विल लुक फॉर ए सोल्यूशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आपके दिमाग ने काम किया कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए। और सॉल्व आप कैसे करेंगे? इफ़ यू हैव ए न्यू कंसेप्ट, आपके पास एक नया कंसेप्ट होना चाहिए। सो कंसेप्ट मीन, सपोज मैं अगर आपको बताऊं कि ओल्ड टाइम पे इंसुलिन इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द पिग और फ्रॉम ऑक्स, तो अब जो टेक्निक है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बाय द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमें बेनिफिट क्या हुआ? व्हाट वाज द बेनिफिट? द बेनिफिट वाज कि अगर हम इंसुलिन को पहले पिग और ऑक्स से सेपरेट करते थे तो हमारा टेक्निक भी डिफरेंट था, और वहाँ पे जो टोटल अमाइनो एसिड सीक्वेंस था दैट कैन वेरी, क्योंकि इंसुलिन जो है इसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस वेरी करता है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। तो जब आपने क्या किया, एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसको आपने कहा रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपने सेम इंसुलिन को you have prepared which is required और which is similar as it is produced in the human body, जो कि ह्यूमन बॉडी के पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री और यू आर स्टूडेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, तो आप इन ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं, तो देन यू विल डू, अगर आपने कोई सिंथेसिस करना है तो देयर शुड बी ए न्यू मेथड में जिसमें आपका आउटकम अच्छा हो, दैट यू विल गेट ए बेटर आउटकम। एंड इफ यू आर फ्रॉम सोटिक्स यू शुड हैव नोवल मेथड बाय विच यू विल प्रिपेयर ए नोवल फॉर्मुलेशन। आपका फॉर्मुलेशन नोवल हो, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ताकि सपोज अगर आप ब्रेन में टारगेट करना चाहो, क्योंकि कई ड्रग्स हैं जो ब्रेन में एंटर नहीं करती, सो दैट्स द प्रॉब्लम कि ब्रेन डिसऑर्डर को ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो आप जब भी कोई ड्रग लें तो उसको कन्वर्ट करें इन द स्मॉल टू स्मॉल फाइन एंड लाइपोफिलिक पार्टिकल सो दैट इट कैन रीच एट द ब्रेन टारगेट साइट। सो दिस इज योर पॉसिबल आउटकम। सो जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जो आप थीसिस का काम करने जा रहे हैं, दिस इज जस्ट ए बेसिक, वो किसी के लिए बैकग्राउंड है जहां आप उसका ट्रांसलेशनल वैल्यू निकाल रहे हैं। दैट मीन कि उसका यूज़ है फॉर दी पॉपुलेशन। जो लोग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो आपके थीसिस से क्या करेंगे? बेनिफिट लेंगे। तो इसका उनको पता चलना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका सोसाइटी बेनिफिट नहीं है, अगर आपका रिसर्च बेनिफिट नहीं है, देन योर थीसिस विल नॉट बी यूजफुल, उसका कोई इतना वैल्यू नहीं होगा। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप ज़रूर देखें, और अगर आप इसको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो आपका थीसिस जो होगा उसको आप क्या कहते हैं? गुड थीसिस। गुड थीसिस। सो गुड थीसिस के देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस। जो पहला डेफिनेशन है कि आपकी थीसिस का जो ट्रांसलेशनल वैल्यू है उसका आउटकम अच्छा है, और अगर आपका थीसिस अच्छा है
तो इट इज़ क्लियर कि आपका रिसर्च पेपर भी अच्छा होगा और वो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश होगा। सो ये दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट, यू शुड नोट दैट। सो दिस इज टिप्स टू राइट इफेक्टिव थीसिस। स्टार्ट विद ए रिसर्च क्वेश्चन। जब भी आप थीसिस लिखें तो उससे पहले बताएं इन द थीसिस कि आप थीसिस क्यों लिखना चाहते हैं, व्हाट इज़ द क्वेश्चन देयर। सो क्वेश्चन इज़ ए नोवेल और ओरिजिनल। क्वेश्चन के बारे फाइंडिंग करें कि आपका क्वेश्चन अच्छा नोवेल है, जहाँ ये ओरिजिनल है, जहाँ ओल्ड है, जहाँ आपने किसी का कॉपी किया हुआ है। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। जब भी दोस्तों हम रिसर्च करते हैं, रिव्यू कैन नॉट बी एविडेंस बेस्ड। रिव्यू कभी एविडेंस बेस्ड हो भी सकता है और इट कैन नॉट बी, बट जो आपका रिसर्च है दैट शुड बी फुली एविडेंस बेस्ड एंड यू शुड प्रेजेंट ऑल द फाइंडिंग। तो इसका मतलब जब भी आपने एविडेंस को लेके एक रिसर्च किया तो उसका जो बेनिफिट है, दैट मीन उसका जो फाइंडिंग है उसको आप जरूर क्लियर करें, सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस। आपका जो थीसिस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट आ जाता है टाइटल। तो दोस्तों मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी आपके साथ कि जो आपका टाइटल है रिव्यू में और रिसर्च पेपर में कैसा होना चाहिए। इसका मतलब जब आप थीसिस लिखते हैं तो आपकी थीसिस का जो टाइटल है उसमें फर्स्ट है इंफॉर्मेटिव, उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। इन्फॉर्मेशन से हमें प्रॉब्लम भी पता चल जाए और इन्फॉर्मेशन से हमें सोल्यूशन भी पता चल जाए और इन्फॉर्मेशन से हमें आपकी थीसिस का आउटकम भी पता चल जाए। तो आपका टाइटल दोस्तों ऐसा होना चाहिए जिसमें तीनों चीज़ें क्लियर हो। कौन सी? एक प्रॉब्लम, एक उसका सोल्यूशन और एक उसका आउटकम, उसका बेनिफिट। तो देन जो सेकंड वर्ड है इट मस्ट बी कंसाइज। बहुत बड़ा टाइटल ना हो, इट लुक लाइक ए यू कैन से बैड, तो इतना बड़ा टाइटल ना हो और उसमें कीवर्ड जरूर डालें। कीवर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके हाईलाइट्स हैं, तो आपके टाइटल में कीवर्ड्स दैट शुड बी देयर, आपके कीवर्ड होने चाहिए। देन आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने दोस्तों आपसे पहले भी बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर पेपर, ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखें इन केस ऑफ योर थीसिस, अगर आप एम फॉर्म स्टूडेंट हैं योर एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी 150 to 250 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं देन इट कैन बी फ्रॉम 250 to 350, आप इतना लिखें। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो कितना बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी मैक्सिमम 2 पेजेस। आपका एब्स्ट्रैक्ट 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और योर एब्स्ट्रैक्ट मस्ट क्लियर योर थीसिस। जब भी कोई आपका एक्सटर्नल वाइवा लेता है तो आप उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट शेयर करते हैं, तो आपके एब्स्ट्रैक्ट से उसको आपकी स्टडी का बैकग्राउंड, आपकी स्टडी का मेथड, आपकी स्टडी का रिजल्ट और आपकी स्टडी का आउटकम, ये कंक्लूजन, ये पता चलना चाहिए 2 पेजेस के अंदर कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिख रहे हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट शुड बी ए वेल रिटन, इट शुड स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब है वो अपने आप में एक थीसिस हो, शॉर्ट थीसिस हो, शॉर्ट पेपर हो। एंड डाटाबेस, उसमें डाटा जरूर डालें आप, ऐसा थ्योरेटिकल फॉर्म में ना लिख दें। एंड वर्ड लिमिट को भी मेंटेन करें। एक्नॉलेजमेंट, सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप किसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं? तो आप जिससे आपने मटेरियल लिया है, सपोज आपने जो काम किया है दैट वाज ए गिफ्ट सैंपल, आपने कोई ड्रग यूज़ की, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, जहाँ आपने कोई इंडस्ट्री के साथ प्रोजेक्ट कोलैबोरेट किया है, जहाँ आपने किसी से फाइनेंशियल हेल्प लिया है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसका मतलब
आप एक्नॉलेज करें और साथ की साथ आप अपने गाइड को और को गाइड को, जहाँ कोई भी पर्टिकुलर मैनेजमेंट है जो इंस्टीट्यूट का, उसको जरूर एक्नॉलेज करें, सो दैट यू शुड एक्नॉलेज एवरीबॉडी whosoever इज हेल्पिंग इन योर थीसिस, उसको जरूर एक्नॉलेज करें। सो दिस विल बी ए बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल। सो नेक्स्ट इज द टेबल ऑफ कंटेंट। जो आप टेबल ऑफ कंटेंट डालते हैं कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों जब भी आपने देखा हो तो थीसिस में एक पेज लगाते हैं आप आफ्टर द एक्नॉलेजमेंट, उसका आप टाइटल देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो पहली चीज कि जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है ये क्लियर होना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर। उसमें जो आप टाइटल दे रहे हैं टेबल टाइटल, जहां आप उसको बोल दें टेबल का जो हेडिंग है आपका, दैट मस्ट बी क्लियर एंड दैट मस्ट बी मैच विच इज मेंशन इन द टेक्स्ट पार्ट ऑफ द थीसिस, बॉडी पार्ट ऑफ द थीसिस। नेक्स्ट इज ए लिस्ट ऑफ टेबल्स। सो दैट मीन जो आपने लिस्ट दे रखा है वो क्लियर हो, दैट मीन टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें पूरा कंटेंट दे रखा है थीसिस का वो क्लियर हो, लिस्ट ऑफ टेबल भी क्लियर हो आफ्टरवर्ड जो डालते हैं आप, और लिस्ट ऑफ फिगर भी क्लियर हो, और फिगर के जो लीजेंड्स हैं दैट शुड बी मैच विद द बॉडी लीजेंड्स एंड दैट शुड बी साइंटिफिकली रिटन। एंड नेक्स्ट इज ए इंट्रोडक्शन। सो दैट मीन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द थीसिस। तो दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन है जो थीसिस का, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 पेजेस फॉर PhD एंड दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 6 पेजेस फॉर M.Pharm। तो इंट्रोडक्शन में आपकी हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वाई यू आर डूइंग स्टडी, what are the methods you are using in the study, what was the problem, so what is the literature survey which you do for that and what will be the possible solution। तो ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में क्लियर होनी चाहिए, और इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका एक थीसिस जो है वो वेल रिटन है। तो दोस्तों इस पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ ये सारा कंटेंट डिस्कशन किया। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थीसिस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है फॉर द सेकंड पार्ट वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसको जरूर देखें।